पूछ लीजिए, है ना। एक्सरसाइज को क्वेश्चन एक बार देख लो, यदि कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है क्या? एनी डाउट? बोलोगे? नो सर। नेक्स्ट टॉपिक बताओ, यदि डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक बताओ क्या है। नेक्स्ट टॉपिक लास्ट क्लास में हम बताए हुए थे, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब और रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। बुक निकाल लीजिए और देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। आई थिंक रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, एक बार देख लो और कुछ छूटा है क्या। देख लीजिए एक बार, बुक खोल लो सबको पहले बुक निकाल लीजिए, हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, बुक निकाल लीजिए सबसे पहले। सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बचा हुआ था, और क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलो ठीक है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताते हैं, उसके बाद का टॉपिक बताना क्या है। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद फिर इसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस है। चलो ठीक ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उससे पहले एक टॉपिक है क्रिटिकल एंगल, ये पहले जान लो। इसका डेफिनेशन पहले लिखा देते हैं, एक बार पढ़ोगे फिर हम समझाते हैं।
देखो फिर हम समझते हैं क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या है। मान लेते हैं यह डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम। तो यदि हम कोई एक लाइट रे को यदि भेजें डेंसर से रेयरर, आपको पता है कि लाइट रे जाना चाहिए था ऐसा, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो लाइट रे नॉर्मल की ओर बेंड करेगा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, ये बताओ। Away from the normal. अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आप देखोगे ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे। हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे जो भी है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं। मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा के इतना कर देते हैं, सपोज ये। तो फिर से ऐसा होगा कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को जब बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इस जाना चाहिए था ऐसा, लाइट ने बैंड किया और बैंड करके बिल्कुल सरफेस को टच करके जा रहा है, दैट इज ये इंसिडेंट रे है। इस इंसिडेंट रे के लिए जो रिफ्रैक्टेड रे है ये, तो आप देख रहे हो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। तो इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है। बस कंडीशन ये है कि लाइट रे को डेंसर से रेयरर मीडियम में भेजा जा रहा है और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यदि लाइट रे को डेंसर से रेयरर मीडियम में भेज रहे हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यदि 90 डिग्री आ रहा है, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। बस यही है क्रिटिकल एंगल। क्या समझ में आया, क्या क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं? सर थोड़ा नेटवर्क इशू था, एक बार ब्रीफ में रिपीट कर दीजिए। ठीक है, ठीक, ओके, ध्यान देना। यदि हम लाइट रे को इस तरह से भेजे, डेंसर से रेयरर जा रहा है, जाना चाहिए था ऐसा, बैंड किया। अब लाइट रे को क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाए, लाइट रे को इससे भेज रहे हैं, जाना चाहिए था इससे, डॉटेड लाइन, लेकिन क्या है, बैंड किया और बैंड करके सरफेस को टच करके जा रहा है। मतलब सरफेस को जब टच करके जा रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इसके लिए इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, तो जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बने, तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री बन रहा है, उस पर्टिकुलर एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। यस सर, समझ गए। ठीक है, किन्हीं को दिक्कत हो? नो सर, सर आपका वीडियो ब्लर आ रहा है सर। सबके लिए ब्लर है क्या? Yes, sir, थोड़ा यस blur आ रहा है. है। ब्लर है, थोड़ा दिक्कत है, लेकिन यहाँ नेटवर्क तो फुल दिखा रहा है जी। ठीक है, कुछ देर में आ जाएगा सही। क्या हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट लेने लायक है? नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा है। तो फ्लक्चुएट हो रहा है सर, कभी सही दिखा रहा है, कभी नहीं दिखा रहा। अच्छा ठीक है, बुक में देखो, बुक में भी डेफिनेशन दिया हुआ है, समझ में आ जा रहा है, एक बार पढ़ लो, खुद से भी लिख लो, फिर आगे इसका एक प्रूफ भी है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इक्वल टू 1 बाय साइन सी। ये प्रूफ भी अभी हम कराएंगे। क्रिटिकल एंगल के केस में यदि हम डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इक्वल टू होगा 1 बाय साइन सी। ठीक है, देख लो, ये हम प्रूफ कराते हैं। क्या मिटाएं इसको? क्या बोले? 1 बाई साइन सी फॉर क्रिटिकल एंगल। ओके सर। अब बोर्ड क्लियर दिख रहा है क्या? नो सर, ब्लर है। ब्लर है। ये सर अब क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक, अब सही है तो ले लो स्क्रीनशॉट। ये सर ले लिया। मिटाएं इसको। Yes, sir. हाँ यस सर। सर। देखो, इस फॉर्मूला को डेराइव करते, देखो अच्छा बताओगे सिर्फ क्रिटिकल एंगल को यदि हम दिखाएं, चलो इसको हम हटा देते हैं। आप देख सकते हो कि लाइट रे जाना चाहिए था ऐसे, बैंड किया और सरफेस को, इंटरफेस को टच करके जा रहा है, मतलब ये क्रिटिकल एंगल है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यदि हम स्नेल्स लॉ लगाए तो क्या बोल सकते हैं साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, साइन आई बाई साइन आर करेंगे तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा बताओ, रेयरर का कि डेंसर का? Denser. डेंसर। डेंसर से। आप देख लो, डेंसर से रेयरर में जा रहा है, किसका रिफ्रैक्टिव नो इंडेक्स सर, रेयर का आएगा तब। रेयरर का आएगा। जिस मीडियम में जा रहा है मतलब रेयरर का आएगा डेंसर के रेस्पेक्ट में। अच्छा देखो, आई की जगह पे क्या है, सी, और आर की जगह पे क्या है, 90। हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रेस्पेक्ट टू रेयरर। तो देखो, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1, तो साइन सी बाय 1 इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रेस्पेक्ट टू रेयरर। मतलब दोनों तरफ यदि पलट दें तो ये आपका आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रेस्पेक्ट टू रेयरर, और इधर भी पलटेगा 1 बाय साइन सी। है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इक्वल टू 1 बाय साइन सी। मतलब समझोगे, यदि हम डेंसर मीडियम का, दो मीडियम यहाँ पे होने वाला है, यदि हम डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं तो हम कहेंगे वैल्यू क्या होगा, 1 बाय साइन सी। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का और उस डेंसर मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल, दोनों एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शन है। मतलब डेंसिटी यदि मीडियम का बढ़ाएंगे तो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। क्या इस पॉइंट को आप समझ रहे हो? If the density of the medium increases, then critical angle decreases. क्या ये समझ रहे हो? यहाँ से ये एक रिजल्ट आ रहा है। क्लियर? यस और नो?
दिक्कत है? नो सर। सर एक बार रिपीट कर देना। ध्यान देना, इस रिजल्ट से आपको ये पता चल रहा है, यदि हम यहाँ वाटर है और यहाँ एयर, तो आप देखो बुक में क्रिटिकल एंगल का हो सकता है वैल्यू दिया होगा अलग अलग मीडियम के लिए। वाटर और एयर के लिए हो सकता है वैल्यू दिया हो 60 या 70 डिग्री के आसपास। क्या कोई ऐसा टेबल दिया है? देखो तो, देखो एक बार। यस सर। हाँ, तो देखो तो वाटर और एयर इंटरफेस के लिए कितना है क्रिटिकल एंगल? वाटर के लिए 49 डिग्री है। ठीक है, 49। सी का वैल्यू वाटर के लिए 49 है, ठीक है। अच्छा बताना, ग्लास के लिए कितना है? डायमंड के लिए सबसे कम है, ग्लास के लिए पहले बताओ। सर ग्लास के लिए 42 डिग्री। 42 ठीक है, डायमंड का सबसे मिनिमम होगा कितना है? 25 डिग्री। 25 डिग्री, ओके। ये वाटर के लिए है 42 डिग्री, ये ग्लास के लिए है, और 25 डिग्री ये डायमंड के लिए। समझना इस चीज को। वहां पे जो टेबल दिया है, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम का यदि निकालोगे तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल के साथ रिलेशन है। क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है? नहीं, इनवर्स प्रोपोर्शन है, 1/sin c। क्योंकि साइन में जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हैं वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ता है पॉजिटिव वैल्यू के लिए। तो हम ये कह सकते हैं, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू क्या होगा? घटेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या अब स्टेटमेंट को समझे? यस सर। तो इसीलिए आप देखो, डेंसर मीडियम ये एयर है और ये वाटर है। तो वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है? 49। ग्लास के लिए तो डेंसिटी ज्यादा हुआ, डेंसिटी बढ़ेगा, क्रिटिकल एंगल कम। और डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका होता है? कौन सा मीडियम का, ऑप्टिकल मीडियम का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, ये बताओ। क्या डायमंड का? डायमंड। डायमंड जब डायमंड का डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू सबसे कम सबसे होगा, कम। 25 डिग्री। मतलब मात्र 25 डिग्री के साथ लाइट रे यदि हम भेजें तो वह दूसरी मीडियम में ना जाके सरफेस को टच करके जाएगा। मात्र 25 डिग्री पर ही वह एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बनाएगा? 90 डिग्री। क्या समझ में आया स्टेटमेंट? यस सर। ठीक है, तो ये याद रखना है। बाकी इसमें इसी पर बेस्ड है आगे का टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर, ले लीजिए। ठीक।
देखोगे जो क्रिटिकल एंगल समझे उसी पर बेस्ड एक टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए समझिए इसको। दो मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है और एक रेयर मीडियम। नीचे से ऊपर यदि देखें, यदि हम लाइट रे को डेंसर से रेयर में भेज रहे हैं, ऐसा है, मान लो कि लाइट रे को इस तरह से भेजे और लाइट रे डेंसर मीडियम में ना जा, डेंसर से रेयरर में ना जाके वो बस इंटरफेस को टच करके गया। मतलब ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा बताओगे इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, क्योंकि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। इसे हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। अच्छा देखो, जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाए, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना कर दिया, सी क्रिटिकल एंगल से बढ़ा, जाना चाहिए था ऐसे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, मतलब 90 से भी बढ़ेगा। तो 90 से बढ़ेगा मतलब क्या, इधर हो जाएगा। मतलब आप क्या देख रहे हो, इंसिडेंट रे गया ऐसे, लेकिन दूसरे मीडियम में ना जाके क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम में गया था और उसी मीडियम में वापस लौट आया। और ये कब हो रहा है? दो कंडीशन चाहिए इसके लिए। द लाइट शुड गो denser to rarer medium and angle of incidence should be greater than critical angle। यदि हम ऐसा कर रहे हैं कि लाइट को डेंसर से रेयर मीडियम में भेज रहे हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ा रख रहे हैं, तो ये पाते हैं कि लाइट रे डेंसर से रेयर में नहीं जाता है बल्कि उसी मीडियम में वापस लौट आता है। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों इंसिडेंट रेज हैं, ये क्रिटिकल एंगल और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो फेनोमेना हुआ कि लाइट रे को डेंसर से रेयर में भेज रहे हैं वो लेकिन गया नहीं, तो इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या समझ में आया ये फेनोमेनन क्या है? हाँ सर, आ गया। यस सर। किन्हीं को डाउट? नो नो सर। सर। चलिए ठीक है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। बिल्कुल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ही एक अलग फिगर बनाते हैं, बुक में आप लोग का दिया हुआ है, एक अलग फिगर से समझा, ठीक है, ये कर लो। मिटा दें? यस सर। शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक फिगर देखो,
मान लेते हैं एक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे है पॉइंट पी पे, और यहां से लाइट रे को भेज रहे हैं। यदि लाइट रे ऐसे गया और पता चल रहा है यहाँ पे जो नॉर्मल है ये नॉर्मल, और ये जो इंसिडेंट रे है इसके लिए ये क्रिटिकल एंगल बना रहा है, मतलब लाइट रे सरफेस को टच करके जाएगा। अच्छा बताओगे, अब दो और इंसिडेंट रेस हम बनाने वाले हैं, किसमें लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगा और किसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, किसमें लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगा। एक लाइट रे यदि हम ऐसे भेजें, यहाँ पे भी नॉर्मल है, एक लाइट रे यहीं से हम यहाँ भेजते हैं, ये नॉर्मल, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, I1 है, ये I2 है, और ये I3। I2 जो है वो C के बराबर है। अच्छा बताओ, क्रिटिकल एंगल से बड़ा वैल्यू किसमें है, किसमें है? क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल कौन सा है, I1 या I3? I1, अच्छे से देख लो, I3, ये एंगल से ये बड़ा लग रहा है कि छोटा लग रहा है? छोटा लग रहा है सर। फिर I3 होगा। वही बड़ा है, मतलब क्रिटिकल एंगल से जब ये बड़ा, I3 इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, लाइट रे डेंसर से रेयरर में जा रहा है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये दूसरे मीडियम में नहीं जाएगा, ये बाउंस बैक होगा, उसी मीडियम में वापस आएगा, तो ये होगा रिफ्लेक्टेड रे, ये होगा रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ पे भी I2 में देख रहे हो सरफेस को टच करके जा रहा है, I1 के केस में क्या लाइट रे दूसरे मीडियम में जाएगा या नहीं जाएगा, बताओ? फिर जाएगा। जाएगा, बिल्कुल सही, जाएगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से यदि छोटा एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो वो दूसरे मीडियम में जाएगा, नॉर्मल से बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये हुआ रिफ्रैक्टेड। तो एक दूसरा डायग्राम ये भी है जो आपके बुक में दिया हुआ है और क्वेश्चंस में भी है एक्सरसाइज, ठीक है, तो ये भी आप समझ लो। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। यस सर, हो गया। बेटा TIR का बहुत सारा एग्जांपल है, एक्सप्लेनेशन दूसरे दिन हम देते हैं, लेकिन एग्जांपल क्या क्या है समझो। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, डायमंड यदि स्पार्कल करता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक है मिराज, काफी धूप जब रहता है या गर्मी के दिनों में जब आप रोड पे चलते हो, तो प्लेन जो रोड है वही टारकोल वाला अलकतरा वाला रोड, काला वाला, तो दूर लगता है कि जैसे पानी है। क्या ऐसा कोई फील किया हो? हाँ काफी सर। चिंतित आती धूप में यदि आप चल रहे हो तो रोड जो है वो गीला डैम्प एपियर होता है, ऐसा फील किए हो? हाँ सर। तो ये भी रीजन है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल्स है डिटेल में, नेक्स्ट इसको समझाते हैं, ठीक है। अभी हम स्टार्ट कर देते हैं लेंस, रिफ्रैक्शन थ्रू
अ लेंस। ठीक है, देखो ध्यान देना, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब जब लाइट रे को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजते हैं, हो सकता है कि दोनों का डेंसिटी अलग अलग, तो लाइट रे क्या होता है कि बेंड करता है। इसी बेंडिंग को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यदि हम क्या करते हैं, कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से हम भेजे लाइट रे, और वो जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है उसमें से एक सरफेस कम से कम स्फेरिकल हो, तो भी रिफ्रैक्शन होगा। और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है यही हम लोग पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। लेंस किसको बोलते हैं? लेंस, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम हैविंग एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें दो सरफेसेस होगा, दोनों सरफेसेस या तो स्फेरिकल होगा या दोनों में से कम एक स्फेरिकल होना ही चाहिए। तो इस तरह का सॉलिड और ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम लोग बोलेंगे लेंस। दो तरह का लेंस होता है, एक हो गया कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा हुआ कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का भी कई टाइप है, 3 टाइप है, लेकिन हम लोग को तीनों टाइप के बारे में नहीं पढ़ना है, बस इसके बारे में पढ़ना है। बाई कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का मतलब क्या कि ऐसा लेंस जो स्फेरिकल पार्ट है और दोनों तरफ वो उठा हुआ है, उभरा हुआ हिस्सा, दोनों तरफ है तो बाई बोलेंगे, बाई कॉन्वेक्स। एक ही तरफ उभरा हुआ हिस्सा है तो कॉन्वेक्स बोलेंगे, एक तरफ प्लेन है तो प्लेनो कॉन्वेक्स। ऐसा है कि एक तरफ कॉन्वेक्स है और एक तरफ गड्ढा है तो हम लोग बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसी तरीके से कॉनकेव का मतलब, केव का मतलब गुफा होता है, गड्ढा। तो हम लोग को डिटेल में पढ़ना है
कॉनकेव के बारे में, लेकिन बाई कॉनकेव के बारे में। एक तरफ कॉनकेव हो एक तरफ प्लेन तो भी चलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव। और यदि एक तरफ कॉनकेव हो एक तरफ कॉन्वेक्स तो हम बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ओवरऑल ये दोनों सेम है, ठीक है। अभी डिटेल में आप पढ़ने वाले हो बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव के बारे में। हालांकि इसको हम लोग शॉर्ट में सिर्फ कॉन्वेक्स बोलते हैं और कॉनकेव बोलते हैं। क्या समझ में आ गया क्या है लेंस? यस और नो? यस सर। ठीक, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग डायग्राम पे आएंगे। ले लिए सर। ठीक, देखोगे कुछ टर्म्स है जो लेंस में आपको जानना है, ठीक है, तो पहले समझ लीजिए उसको। ये आपका होमवर्क होगा जो भी डिफाइन करने दे रहे हैं, ये होमवर्क है, जरूर लिख लोगे इसे, ये एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। ध्यान दोगे दो टाइप का लेंस, एक है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा कॉनकेव लेंस। ये सारे लेंसेस में कुछ टर्म्स है जो याद रखना होता है। ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस और फोकल लेंथ। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में यदि डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएट ऐसा किया जाता है, देखिए यदि हम टॉप व्यू देखें, ऊपर से यदि देखें तो दोनों ये सर्कुलर दिखेगा, सर्कल के शेप में दिखेगा। लेकिन यदि साइड में देखे, ऐसे यदि देखोगे तो आप पाओगे कि भाई कॉन्वेक्स लेंस बीच में मोटा होता है, साइड साइड में पतला होता है। ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में दिया होता है, जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। प्रिंटेड लेटर्स वगैरह यदि आप देखते हो कॉन्वेक्स लेंस से ऐसे करके, तो आप बड़ा दिखता है, मैग्नीफाइंग दिखता है, बड़ा दिखता है, तो वो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये बीच में मोटा होता है और कॉनकेव लेंस क्या है, बीच में पतला होता है। ये और भी डिफरेंसेस आप आगे चल के जान लोगे।
तो ऑप्टिकल सेंटर किसको बोलते हैं? जो लेंस है, यदि हम लोग टॉप व्यू देखें तो वो सर्कल के शेप में दिखेगा, बिल्कुल उसका मिडिल पॉइंट, ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। The geometrical midpoint of the lens is known as optical center. लेंस के लिए चाहे वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स, क्या ये समझ गए कि ऑप्टिकल सेंटर क्या है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा देखो, यदि हम लेंस को कंप्लीट करें तो यहाँ से एक स्फीयर मिलेगा, एक इमेजिनरी स्फीयर मिलेगा। इसको कंप्लीट करें तो इधर से मिलेगा। तो स्फीयर का कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा, तो उस स्फीयर के सेंटर को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी एंड सी। क्योंकि दो सेंटर है इसलिए एक को C1 बोलेंगे और एक को C2। यहाँ पे भी वही बात है। सर सर हम लोग डिफाइन करते हैं ऐसे, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज अ पार्ट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर हम किसको बोलते हैं? उस इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर जिस स्फीयर का एक पार्ट है, कौन? लेंस। सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज अ पार्ट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या याद रह जाएगा? लिख लोगे? हाँ सर। ठीक है, बुक का हेल्प लेना और जरूर लिखोगे। तो ये C1 C2, इसको हम लोग 2F से भी डिनोट करते हैं। आगे पता चल जाएगा कि 2F क्यों बोलते हैं। अच्छा देखो, इसमें और एक टर्म है प्रिंसिपल एक्सिस। यदि हम ऑप्टिकल सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाएं, इधर इधर भी मिला सकते हो, तो जो लाइन मिलेगा उस लाइन को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन जॉइनिंग center of curvature and optical center is known as principal axis. क्या समझ गए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? Yes, sir. ठीक। हालांकि जो स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, उसी पर बेस्ड है ये सारा डेफिनेशन, है ना। दूसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये दोनों डिस्टेंस सेम होता है। ये द डिस्टेंस बिटवीन optical center and center of curvature is known as radius of curvature. समझ में आ गया radius of curvature? Yes, sir. Okay. Next, focus. दोनों पॉइंट के बिल्कुल मिडिल में एक पॉइंट होता है, इसको हम लोग फोकस बोलते हैं, F1 F2। क्या होता है? हालांकि डिफाइन अलग ढंग से किया गया। यदि हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज भेजे तो एक से ज्यादा लाइट रे भेज रहे हैं, तो पाया गया कि लाइट रे लेंस से गुजरने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करता है। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि लाइट रेज को भेजते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करता है, उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस। इसका फोकस, फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। हाँ, ऐसा भी है, कॉनकेव लेंस में पाया गया।
यदि हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज भेज रहे हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से ये एक्सपेंड कर रहा है। मतलब या तो पैरेलल रेज एक पॉइंट पे मीट करेगा या पैरेलल रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक्सपेंड करेगा। इस केस में ये भी तो बोल सकते हैं ना, यदि ऑब्जर्वर यहाँ है तो ये बोल सकता है कि लाइट रे एक्चुअली तो मीट नहीं कर रहा है लेकिन अपीयर हो रहा है मीट करता हुआ। मतलब फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहां पे लाइट रेज या तो एक्चुअली मीट करता है या अपीयर होता है मीट करता हुआ। इसके बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। ठीक है, इसका डेफिनेशन दिखा देंगे, डोंट वरी। तो फोकस को डिफाइन ऐसे किया जाता है, the point on the principal axis at which light rays parallel to principal axis after refraction meet or appear to meet is known as focus of the lens। क्या आप फोकस के बारे में जाने कि रिपीट करना है हमें? सर अंडरस्टूड। ओके, और किन्हीं को डाउट? No, sir. ठीक है, ओके, वेरी गुड। ठीक, फोकल लेंथ क्या है? तो ऑप्टिकल सेंटर, कभी भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं तो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस तक के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। यहाँ पे भी वही बात है। ठीक है, चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो, हम फोकस का डेफिनेशन लिखा दे रहे हैं। मिटा दे, मिटा दे Yes, ना? sir. हाँ, यस सर। जब भी फोकस ऑफ ए लेंस डिफाइन करने बोलेगा तो कोई फिगर बना देना, या तो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर ले लीजिए। ठीक।
देखोगे कोई भी यहाँ पे हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, कोई एक लेंस है, सपोज कॉन्वेक्स लेंस। लेंस में यदि हम अलग अलग जगह पे यदि हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं लेंस के सामने, तो हम लोग पाएंगे कि ऑब्जेक्ट का एक फोटोकॉपी, दैट इज इमेज, अलग अलग जगह पे बनेगा, अलग अलग ढंग का बनेगा, अलग अलग नेचर का बनेगा। तो हम लोग को ये रे डायग्राम के अनुसार दिखाना होगा कि ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पे रखें तो इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो हमें रे डायग्राम बनाना होगा। इसके लिए कुछ रूल्स है और इन रूल्स को फॉलो करके हम लोग रे डायग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पे बस 2 ही रूल है। स्फेरिकल मिरर के लिए 4 रूल था, लेकिन लेंस के लिए 2 रूल से ही आप बना सकते। देखोगे क्या है। यदि हम लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजें तो लाइट रे फोकस पे जाके मीट करता है, या तो एक्चुअली मीट करता है या अपीयर होता है मीट करता हुआ। कॉन्वेक्स लेंस में एक्चुअली मीट करता है और कॉनकेव लेंस रहा तो अपीयर होता है मीट करता हुआ। यदि हम इस तरह से भेजें तो ये लगेगा कि फोकस से ये डाइवर्ट हो रहा है, मतलब उधर से यदि देखें तो लग रहा है कि वो फोकस पे मीट कर रहा है। क्या पहला रूल समझे? पैरेलल वाला फोकस पे जाएगा या फोकस से एक्सपेंड करेगा? यस सर। ठीक है। सेकंड रूल है, यदि कोई लाइट रे को हम ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं तो ये बैंड नहीं करता है, अनडेविएटेड जाता है, बिना बेंड किए जाता है, डायरेक्ट ही जाएगा। यहाँ पे भी वही बात है। यहाँ पे भी यदि हम कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजारे तो ये अनडेविएटेड जाएगा। ठीक है, इसमें बैंडिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये रूल्स स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, रे डायग्राम में ये आपको जरूरत पड़ेगा। ओके, ठीक है। यस सर। सर ले लिए। हाँ, देखोगे इसके बाद का टॉपिक होगा रे डायग्राम बनाने का, कि लेंस के सामने अलग अलग जगह पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज का लोकेशन अलग अलग होता है और नेचर भी अलग अलग होता है, और वो हम लोग रे डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक और डायग्राम पूछता भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके सर। ठीक, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यस सर, ले लिए। यस सर ले लिए। ओके। थैंक यू सर। थैंक